के बाद आपका स्वागत है। बिहार में इस बार किसकी बहार होगी, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी हलचल तेज है। बिहार में चुनाव के ऐलान के साथ पाला बदलने का खेल भी अब शुरू हो गया है। आरजेडी और बीजेपी दोनों ही दल के जो नेता है वो पाला बदल करके एक दूसरे में शामिल हो रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या दल बदल से पार्टी को बल मिलता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनावी मौसम में शुक्रवार को बड़ा उलटफेर हुआ। ये तस्वीरें हैं आरजेडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां तेजस्वी यादव ने 4 चेहरों को आरजेडी की सदस्यता दिलाई। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा, विधायक गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश और एलजेपी के पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा ने आरजेडी का दामन थाम लिया। नए चेहरे के जरिए आरजेडी सभी प्रमुख जातियों को साधने की कोशिश में जुट गई है। धमदाहा सीट से संतोष कुशवाहा, घोसी से राहुल शर्मा, बेलहर सीट से चाणक्य प्रकाश और वैशाली से अजय कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि इनके आने से दल बल भी मजबूत होगा और सामाजिक न्याय को भी बल मिलेगा। अजय कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। चुनाव के ऐलान के साथ कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। गया में अति पिछड़ा समाज के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। नंद वंश चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार ठाकुर अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। साथ ही नवादा जिले में बड़ी संख्या में आई महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों में आशा रखते हुए आज नंदवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद कुमार ठाकुर जी हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य में लगा। नेताओं के पाला बदलने के साथ इस्तीफे का दौर जारी है। बिहार में कई विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। भभुआ से आरजेडी विधायक भरत बिंद ने इस्तीफा दिया। भरत बिंद 2020 में आरजेडी से लड़े और अब बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मोहनिया से आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने चुनाव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संगीता कुमारी भी साल 2020 में आरजेडी के लिए लड़ी और अब बीजेपी के टिकट पर वोट मांगेगी। वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। मुरारी प्रसाद गौतम के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा काफी तेज है। सूत्रों की अगर माने तो उन्हें चेनारी विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिल सकता है। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने आरजेडी के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी के टिकट पर विधायक बने थे। अब जेडीयू के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ने की संभावना है। चुनाव के ऐलान के साथ नेताओं का प्रवासी पक्षी की तरह हो गए हैं, जो एक डाल से दूसरे डाल पर फुदक रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि दल बदल से पार्टी को बल मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवेश नारायण के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। ज्योति सिंह ने पवन सिंह से पारिवारिक विवाद को लेकर अपनी व्यथा और पीड़ा सुनाई। ज्योति सिंह ने कहा कि वो टिकट मांगने नहीं आई है, लेकिन पीके से ज्योति सिंह की मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये रिपोर्ट आपको दिखाई। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद में अब प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज की एंट्री हो गई है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर से मिलने पहुंच गई। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। ज्योति सिंह ने कहा कि वे टिकट या चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आई हैं।
वहीं प्रशांत किशोर ने इस मुलाकात को एक सामाजिक जिम्मेदारी बताया। प्रशांत किशोर ने ज्योति सिंह को बहन बताते हुए कहा कि सुरक्षा और सम्मान को लेकर जनसुराज इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जनसुराज का निर्णय नहीं है। और जनसुराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच पारिवारिक विवाद सुर्खियों में है। 5 अक्टूबर को पति पत्नी के बीच का विवाद सुलझाने ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के आवास पहुंची थी। वहां जो हुआ उसे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए देखा। अब ज्योति सिंह के प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि ज्योति सिंह ने साफ किया कि वो टिकट मांगने नहीं आई थी, सिर्फ पीके को अपना दर्द और पीड़ा बताने आई थी। लेकिन ज्योति सिंह की प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद ये चर्चाएं तेज हैं कि क्या ज्योति जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर और घुसपैठ को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा है कि कुछ दलों को घुसपैठियों में वोट बैंक दिखता है। झारखंड में घुसपैठियों से जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। शाह ने यह भी कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां धर्मशाला नहीं है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अवैध तरीके से आने वाले पर कार्रवाई होगी। अमित शाह की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। विपक्षी दलों ने सीएए पर देश में झूठ फैलाया, सीएए के जरिए दशकों की गलती सुधारी गई। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने 1951 से 2014 तक की गलतियों का तर्पण कर दिया है और घुसपैठियों की पहचान करना राज्य की जिम्मेदारी है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर गई हैं। नामांकन से पहले ही उन्होंने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। श्रेयसी ने दावा किया कि इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जमुई की विधायक भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह मैदान में उतर गई हैं और जैसा कि देख सकते हैं कि जिस दिन से आचार संहिता लगा और चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन से उनका क्षेत्र का दौरा शुरू हो गया। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी देखा जाए तो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई। काफी जगह माथापच्ची चल रही है, महागठबंधन में माथापच्ची चल रही है, कौन आपके विरुद्ध उतरेगा मैदान में। आप किस कॉन्फिडेंस के चुनावी मैदान में उतरी है? देखिए, कॉन्फिडेंस यही है कि एनडीए की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से जनता ने, खासतौर से जमुई विधानसभा की जनता ने ये मन ठान लिया है कि एनडीए सरकार को बनाना है, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है और नीतीश कुमार जी को दोबारा शीर्ष नेतृत्व का करने का मौका देना है। विपक्षी तो अब देखिए कभी खुद अपने आप को सीएम को ही घोषणा करने लगता है, कभी वैसे सीएम चेहरों को लेकर आ जाता है जो बिहार के डीएनए के ऊपर डाउट रखते हैं। तो विपक्षी के बारे में क्या बोल सकते हैं। थैंक यू। तो ये श्रेयसी सिंह है जो भाजपा के विधायक है जमुई के, उनका सीधा तौर पर कहना है कि आने वाले चुनाव में 225 सीट मतलब एनडीए की सरकार बन रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सिवान में 6 नवंबर को मतदान होना है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पारा मिलिट्री, अर्धसैनिक बल सहित बाहरी सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं और हर चौक चौराहे पर सघन जांच हो रही है। सुरक्षाकर्मी हथियारों से लैस होकर के सतर्क निगरानी कर रहे हैं। डीएम लोगों से भयमुक्त होकर के मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं गोपालगंज मोड़ की है, जहां बाहर से कई कंपनी आई है, साथ ही साथ स्थानीय पुलिस बल तैनात है। आप देख सकते हैं ये गोपालगंज मोड़ की तस्वीर है, जहां पे पूरी तरह से फोर्स मौजूद है। देख सकते हैं
हर आने जाने वालों की गतिविधि पर नजर रख रही है, तो वहीं संदिग्ध लोगों से तलाशी ली जा रही है। तस्वीर देखिए आप सीधी तौर पे, चूंकि ये पुलिस बल है, ऐसी कई कंपनियां बाहर से आई हुई है। ईमान में पहला फेज 6 नवंबर को चुनाव है। डीएम और एसपी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, तो कई तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि सिवान में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भयमुक्त हो लोग अपना मतदान करें और वहीं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव को कराई जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि बिहार में पिछले 20 सालों में कोई ठोस विकास नहीं हुआ। अजीत शर्मा ने महागठबंधन की जीत का दावा भी किया। इस बार चुनाव विकास के नाम पे होगा और इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी महागठबंधन सरकार। ये हम नहीं फेंकेंगे, क्योंकि मैं भी विधायक हूं, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जनता इसको उखाड़ फेंकेगी और बिहार के विकास के लिए। आपको जब मैंने कहा कि इस बार सरकार महागठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन बनेगी, तो जो लोग आ रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। देखिए, मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक मॉल में चल रही फर्जी कंपनी ने बिहार यूपी के 200 से ज्यादा लोगों से करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी की है। इसके साथ ही लोगों को वेस्ट अफ्रीका में नौकरी दिलाने का झांसा देकर के फर्जी वीजा और टिकट दिलाया। जब पीड़ित दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। वापस आने पर कंपनी दफ्तर बंद मिला और अधिकारी मौके से फरार मिले। पीड़ितों ने अय्यापुर थाना में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये लोग को भेज दिया रूम पे, बोला कि शाम को हम आप लोग को एयरपोर्ट में मिलेंगे, वहाँ हमको रहना पड़ेगा, और बोल करके वो चला गया। जब ये लोग रात में गया एयरपोर्ट में तो वहाँ बोलता है आप लोग का टिकट कंफर्म नहीं है, कौन से ऑफिस से आए, वो ऑफिस से जाके आप संपर्क कीजिए। वहाँ से जैसे ही मालूम पड़ा, यहाँ कांटेक्ट किए तो बोला कि आपका टिकट जो है ना वो कंफर्म नहीं हो पाया, 9 तारीख वाले का साथ में आप लोग का भी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जब 9 तारीख की बात आई तो यहाँ अभी वो फ़ोन बंद है, व्हाट्सएप नंबर बंद है। जब ऑफिस पे आए तो ऑफिस बंद है, और ये पारस मॉल के आदमी बोलता है कि वो ऑफिस वाला किधर गया, आप उसको ढूंढो। कल हमें अय्यापुर थाना क्षेत्र में आवेदन प्राप्त हुआ है कि बैरिया गोलंबर के पास जो पारस मॉल है उसमें एक इम्पीरियल एंटरप्राइजेस करके कंपनी चल रही थी, जो कि फ़र्ज़ी तरीके से लोगों को वीज़ा उपलब्ध कराने तथा अब्रॉड बाहर विदेश भेजने के लिए एयरलाइंस की टिकट कराने के नाम पे 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के करीब उन्होंने सबसे फर्जीवाड़ा किया है। और इस पर एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस पे कल दिनांक 8/10/2025 को FIR संख्या 1389/25 दर्ज कर ली गई है और इस पे हम लोग अनुसंधान प्रारंभ कर चुके हैं। वहीं पटना में कई लोग इस ठगी के शिकार हुए, जिनमें से एक पीड़ित की सदमे से मौत हो गई। 80,000 रुपए की ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित जब कार्यालय पहुंचा तो उसने अपनी कंपनी के गेट पर ताला वहां देखा, जहां सदमे से युवक को हार्ट अटैक आ गया, जिससे अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। के साथ फ्रॉड हो गया है। कितने का? 80 हज़ार का। कैसे फ्रॉड हुआ? कहाँ से ये? विदेश भेजने के नाम पर। कहाँ पे? यही एग्जीबिशन रोड, शाही बिल्डिंग, पटना। खबर अब गोपालगंज से है, जहां गोपालगंज पुलिस और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम ने मीरगंज क्षेत्र में चोरी हुई रेडियोग्राफी मशीन और रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में बिहार और यूपी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को वैज्ञानिकों की मदद से की गई छापेमारी में बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस अब इस तस्करी गिरोह के अन्य संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। तो मीरगंज हथुआ BPCL का जो निर्माणाधीन प्लांट है, उससे 2 रेडियोग्राफी मशीन की चोरी हुई थी, जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व होने की बात सामने आई थी। इस संबंध में FIR किया गया एवं एक टीम गठित किया गया। इस टीम के सहयोग के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के जादूगोरा एवं नरोरा से टीम आई थी, वैज्ञानिक आए थे, जिसके साथ मिलकर इस घटना में चोरी की गई दोनों रेडियोग्राफी मशीन को बरामद किया गया एवं 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के कोलहर गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। घायल को फतुहा PHC में भर्ती कराया गया।
जहां से बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि मृतक आर्म्स एक्ट के मामले में फरार था और उसके घर से पहले देसी राइफल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण मछली विवाद हो सकता है। मृतक पहले भी अपराधों में लिप्त था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धोबा नदी के बांध पर एक व्यक्ति की गोली मार दी गई है, जिसे इलाज हेतु फतुहा अस्पताल लाया गया। यहाँ से इसको रेफर कर दिया गया एनएमसीएच में इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। पता कर ज्ञात हुआ कि मछली के विवाद को लेकर के यह घटना घटी है। ये पटना सिटी में उत्पाद एवं मद निषेध विभाग की टीम ने गश्ती के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि दीदारगंज टोल प्लाजा के पास एक पिकअप वैन से 50 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। बरामद कफ सिरप की कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से ड्राइवर और खलासी फरार हो गए हैं। टीम अब वैन के नंबर से अवैध कारोबारी की पहचान करने में जुटी हुई है। आती हुई दिखी, जो गश्ती दल को देख के गाड़ी का चाल कुछ बदल गया और शंका के आधार पर जब उसका पीछा किया गया तो पीछा करने के दरमियान पिकअप वैन जिससे रिकवरी की गई है वो रोड छोड़ के एक्सीडेंट होते होते बची और लेकिन इसका फ़ायदा उठा के उसका चालक और ड्राइवर भागने में सफल हुआ। उसके बाद जब हमारी टीम वहां पहुंची और तलाशी ली गाड़ी की तो उसमें से कोडीन फॉस्फेट जब्त किया गया। टोटल जब्त है 50 का। पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। मौके पर पुलिस टीम को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। मुठभेड़ के बाद 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 3 राइफल, दर्जनों जिंदा कारतूस और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। वहीं उनके कुछ साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है। तो किशनगंज के छतरगाछ पुलिस ने चुनावी आदर्श आचार संहिता के तहत बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि रात्रि गश्ती के दौरान वाहन जांच के दौरान एक युवक की कार से 1 लाख रुपए बरामद किया गया। जो जानकारी सामने आ रही है, आरोपी वैध दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहा और पैसों के स्रोत यानी कि पैसे कहां से आए ये नहीं बता पाया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है और अब पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। सुपौल से खबर है, जहां जिला प्रशासन की टीम ने हेल्थ स्कैन सेंटर सुपौल में छापेमारी कर अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया। पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत एक कार्रवाई की गई। सेंटर के संचालक डॉक्टर मिहिर कुमार झा वर्तमान में धनबाद में रहकर निजी डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे सुपौल में भी बिना अनुमति के हेल्थ स्कैन सेंटर संचालित कर रहे थे। तो बिना अनुमति के ये सेंटर चल रहा था, जिसके बारे में खुलासे के साथ हेल्थ स्कैन सेंटर में टीम पहुंची और वहां पर छापेमारी की गई और अल्ट्रासाउंड मशीन को और इस जगह को सील कर दिया गया है। पीसी एंड पीएनडीटी के तहत कार्रवाई हुई है। इसी बीच देखिए, मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मीनापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। पूजा कर समस्तीपुर लौट रहे थे। सभी घायलों का इलाज एसकेएमसीएच में जारी है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां मीनापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। पिकअप और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई और उसके बाद इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक छपरा के सिताब दियारा के रहने वाले थे। अपनी जिंदगी के बहुमूल्य क्षण उन्होंने यहीं पर बिताए। सिताब दियारा में उनकी पुरानी यादों को आज भी संजो कर रखा गया है। जेपी के पुराने आवास को संग्रहालय के तौर पर संजो कर रखा गया है, जहां आज भी लोग आते हैं और जेपी के जीवन से परिचित होते हैं। जयंती पर पूरा देश लोकनायक को याद कर रहा है, लेकिन हम आपको लेकर आए हैं लोकनायक के उस स्थान पर जहां वे कभी रहा करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों को बिताया और वह स्थान आज किसी आश्रम से कम नहीं है।
यही स्थान है जयप्रभा स्मृति भवन लाइब्रेरी। उनकी पत्नी जयप्रभा देवी के नाम पर ये लाइब्रेरी बना था और इसी के अंदर में हम ले चलेंगे, कैमरामैन को कहेंगे कि अंदर आएँ। देखिए यही वो दरवाज़ा है जिससे कभी देश की राजनीति का दरवाज़ा खुला करता था और ये अंदर में जो स्थान है वहाँ पे देश की जो राजनीति की चर्चाएं होती थी वो यहाँ हुआ करती थी। तो ये पूरा जो आवास है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आवास है। और मैं कैमरामैन से कहूँ कि बारी बारी से दिखाई इन जगह को कि आखिर ये स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। ये देखिए ये रसोई घर था जहाँ पे जयप्रभा देवी जो उनकी पत्नी थी अपना किचन यहाँ पे चलाया करती थी और ये रसोई घर का हालत आप देख सकते हैं कि क्या है, अभी भी संजो कर रखा गया है। आप देख सकते हैं जयप्रभा स्मृति भवन के सिताब दियरा लाला टोला में यह स्थान स्थित है। ये बैठक कक्ष है, यहाँ पे लोकनायक बैठकें किया करते थे, यानी जो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती थी इसी आवास के अंदर से तय होती थी। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ आ चुके हैं। एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि क्या इसकी स्थिति है और ये देख लीजिए कि ये पूरा रूम है और इस कमरे के अंदर ये जो पुराने ज़माने का ये कमरा, इसे हम लोग आज के देश में ड्राइंग रूम कहते हैं, बैठक कक्ष हुआ करता था और यहाँ लोकनायक बैठ कर के देश की राजनीति पर अपनी जो चर्चाएं होती थी वो यहाँ हुआ करती थी। हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ और दिखाना चाहेंगे कि बेडरूम कैसा था उनका। और देखिए बेडरूम को आज भी संजो कर रखा गया है। लोकनायक का ये बेडरूम है और बेडरूम के पास ही उनका सामान भी कुछ रखा गया है, वो भी हम दिखाएंगे। ये जो छड़ी है, ये जो छड़ी है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसको अपने बुढ़ापे के दिनों में इस्तेमाल किया करते थे। और ये तस्वीरें देखिए, अंतिम तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई है। लोकनायक की ये तस्वीरें जो हैं, तो हमने आपको दिखाया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण देश की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ होने के बावजूद किस सादगीपूर्ण तरीके से रहते थे उसका एक नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। और ये आश्रम जब आप आइएगा सिताब दियरा के लाला टोला में, तो आज भी जस के तस है। प्रशासन ने इसे संजो कर रखा है। हालांकि इसके सामने में 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी हैं उनके नाम पर, लेकिन जो पुराना उनका मकान है वो आज भी जस के तस है और लोग यहाँ आकर के उन दिनों की यादों को ताज़ा कर सकते हैं जब जेपी यहाँ रहा करते थे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और फिलहाल